नमस्कार बच्चों, स्वागत है सभी लोगों का लेट्स क्रैक एमपी एग्ज़ाम एमपी के नंबर 1 यूट्यूब चैनल पे। और बच्चों आज थोड़ा सा कुछ अर्जेंट काम की वजह से मैं आपके सामने ये रिकॉर्डिंग है और लाइव नहीं है, फिर भी महत्वपूर्ण मोती है तो आप तक पहुंचाना है। बाद में किसी टाइम पे रिकॉर्डिंग आपको मिले उससे अच्छा है जो आपका समय है उसी समय पे आपको सारे मोती मिल जाएं। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि हम जो पढ़ रहे हैं और हम जो देख रहे हैं वो इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो हमको मिल जाए। कुल मिला के हमारा मकसद और हमारा एम ये होता है। अब ये सप्ताह में बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ आई है और जब मैं न्यूज़ को देख रहा था, एक बार रिकॉल कर रहा था, रिवाइज कर रहा था, तो मुझे लगा कि कुछ जो न्यूज़ है और कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो इम्पोर्टेंट चीज़ें हमारी रह गई है, हम देख नहीं पाए हैं। तो वो हम वापिस से जो बच गई है वो एक दो न्यूज़ हैं, जो बाकी तो सब नहीं है, बाकी एक दो न्यूज़ है और जो क्वेश्चन है जो हमारे बच गए थे और जिनको हमको कंप्लीट करना है वो महत्वपूर्ण है। देखो 2 दिन 4 दिन, 1-2 दिन आगे पीछे से फर्क नहीं पड़ता है, चाहे 9 सितंबर को कुछ भी मनाया गया हो और अगर हमारा हम भूल गए हों तो हम वापिस से उसको रिकॉल कर सकते हैं, वापिस से उसे रिकॉल करके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं हम। शानदार सी टीम है, आपको दिख रही होगी। टाइमिंग क्लास का नोट कर लीजिएगा। शानदार सी टीम आपको दिख जाएगी यहाँ पे। कंप्लीट सभी टॉप एजुकेटर दिखेंगे। आप जुड़े हैं इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी से, और अनअकैडमी से लगातार जुड़े हुए रहने के लगातार बने हुए रहने के लिए और पूरा कंप्लीट कोर्स देखने के लिए आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना पड़ेगा। अनअकैडमी जो लर्निंग ऐप है उसको इंस्टॉल करके अपना गोल सिलेक्ट कर लें। गोल सिलेक्ट करने के बाद आप ड्यूरेशन में जाएंगे और एक कोड है, चाहे आपका गोल कोई सा भी हो, टॉप एजुकेटर के साथ कंप्लीट कोर्स आपको मिलेगा। कंप्लीट कोर्स मतलब कंप्लीट कोर्स यानी पूरा का पूरे सारे सब्जेक्ट है। ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट आपको मिलेंगे यहाँ पे। उससे पहले देखो, कोई भी कोर्स लेने से पहले और पेमेंट करने से पहले पूरी तरह से आप सेटिस्फाई हो जाएं। पहले जो फ्री क्लासेस है हमारी, जिनको हम स्पेशल क्लासेस बोलते हैं, वो स्पेशल क्लासेस सबसे पहले आप देखें। वहाँ पे प्लेटफॉर्म के बारे में जानें, एजुकेटर के बारे में जानें, सारी चीज जो लिंक बनती है किसी एग्जाम की तैयारी करने के लिए। देखो डेमो में ऐसा तो होगा नहीं कि आपको पूरा पूरा सब्जेक्ट मिल जाएगा और सारी की सारी, देखो सारी चीजें नहीं मिलेगी, वो सारी चीजें पेड में मिलेगी, बट एटलीस्ट आप फेमिलियर हो जाते हैं, आप लोग जुड़ जाते हैं, आपको पता चल जाता है कि हाँ ये प्लेटफॉर्म मेरे लिए बेस्ट है कि नहीं है। इसलिए हमने फ्री डेमो जो स्पेशल क्लासेस है वो रखी हुई है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट सर्च कर सकते हैं आप ऐप में अपना गोल सेलेक्ट करने के बाद, और सारी डेमो क्लास देखें, अपने मन में संतुष्ट हो जाएं कि हाँ मैं यहाँ से अपनी तैयारी कर सकता हूँ। उसके बाद आप कहाँ जाएं, सब्सक्रिप्शन पे जाएं, पेड कोर्सेस। अब कोर्स आप कोई सा भी आप गोल सेलेक्ट कर सकते हो अनअकैडमी पे, किसी भी सब्जेक्ट के लिए, किसी भी कोर्स के लिए, सॉरी सब्जेक्ट तो सारे होते हैं। जैसे यूपीएससी सिलेक्ट किया तो यूपीएससी प्री और मेंस के जितने भी सब्जेक्ट, ऑप्शनल सब्जेक्ट सब कुछ आ जाते हैं। अगर एमपीपीएससी सिलेक्ट किया है आपने तो एमपीपीएससी और व्यापम में याद रखिएगा गोल में 1 ईयर सिलेक्ट करें, मिनिमम 1 ईयर। 1 साल से पहले का आप टारगेट नहीं रखें कि 1 साल से पहले आपकी परीक्षा निकल जाए, नहीं। 7,000 है किसी भी सब्सक्रिप्शन के लिए। मैंने क्या बोला आपको, एसजे लाइव कोड का यूज करना है, ये कोड का यूज करें। 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन ले मात्र 6300 में। अगर ये कोड लगाया तो 7,000 से 6300 हो गया। और 2 साल जो बच्चे अभी अभी तैयारी चालू करने का प्लान कर रहे हैं वो 2 साल पे जाए, 2 साल 8400। अगर आपने एसजे लाइव कोड को लगाया तो 2 ईयर का 7560। तो किसी भी सब्सक्रिप्शन के लिए, कोई भी कोर्स के लिए आप एसजे लाइव कोड का यूज कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ टाइमिंग है क्लास का 12 सितंबर है और 12 सितंबर में ही मैं आपको सबसे पहला जो मोती दे रहा हूं, एक मोती रह गया था जो ऐसे घूम रहा था बीच में, जो आप तक पहुंच नहीं पाया, तो उसको ऐसे पकड़ के मैं आपको देने आया हूं। ठीक है, चलिए पहले नंबर का मोती जो है, जो बच गया था हमारा, वो मोती क्या है देखिएगा यहाँ पे। उसकी हेडिंग है प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम, याद रखिएगा, प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक 9 सितंबर, 9th ऑफ सितंबर को इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक, अटैक से एजुकेशन को बचाना। ठीक है, अब यहां पे इसके बारे में अगर बात करें तो 2020 में ही ऐसा पहली बार हुआ है कि ये दिन मनाया गया है। कौन सा दिन है भैया, प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम
अटैक से एजुकेशन को बचाना। याद रखिएगा, यह दिन 35 टोटल जितने भी 35 के अराउंड संकटग्रस्त जो देश हैं वहां पे रहने वाले लगभग 75 मिलियन, याद रखना कितने बच्चे, लगभग 75 मिलियन बच्चों की अगर बात करें हम, तो 75 मिलियन बच्चे 3 साल से 18 साल के जो बच्चे हैं उनकी दुर्दशा के बारे में अगर चर्चा करें तो वो दुर्दशा और उनकी जो शैक्षणिक सहायता और तत्काल आवश्यकता पर ध्यान आकर्षित करता है यह दिन। और 2020 में पहली बार यह दिन मनाया गया, इसलिए आपको इसके बारे में ज्यादा जानकारी गूगल पे सर्च करने पे नहीं मिलेगी, इसलिए जितना इसके बारे में मैं लेके आया हूं ध्यान से पढ़ ले, नोट कर ले। यह दिन संयुक्त राष्ट्र महासभा के एक सर्वसम्मत एक निर्णय हुआ, उस निर्णय के द्वारा स्थापित किया गया इस दिन को, जो यूनेस्को और यूनिसेफ 2 ऑर्गेनाइजेशन है, आप ध्यान रखिएगा, से प्रभावित जितने भी संघर्ष से प्रभावित रहने वाले लाखों बच्चे हैं उनकी दुर्दशा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए बुला रहा था। याद रखना, यह दिन जो है किसको, यूनेस्को और यूनिसेफ 2 ऑर्गेनाइजेशन के नाम आए, डिटेल में बताऊंगा इनके बारे में भी, बस आखिरी तक बने हुए। क्लास अच्छी लगे लाइक शेयर करते जाइएगा, ठीक है। आज हमने थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर दिया, अंग्रेजी और हिंदी दोनों माध्यम में आपको सारी चीजें अब मिलेगी, क्वेश्चन में भी यही पैटर्न आ जाएगा आपका। तो देखिए, इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक इज ऑब्जर्व्ड ग्लोबली ऑन द 9th सितंबर। ऑल ओवर विश्व में इसको पहली बार 2020 में मनाया जा रहा है, पहली बार ही मनाया जा रहा है। और क्या है ये, ग्लोबली ऑब्जर्व, पूरे ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड में मनाया जा रहा है, ठीक है। अब बाकी चीजें अंग्रेजी में भी लिखी और हिंदी में भी लिखी, ठीक है। अब यहां पे 2 चीजें आई है सामने, यूनेस्को और यूनिसेफ, उनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं हम। देखिए, यूनिसेफ की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यहां पे तस्वीर आपको दिख रही होगी, अगर फुल फॉर्म नहीं दिख रहा हो तो देख लें, लिख लें यहां पे, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को। अब देखो इसके बारे में, स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। याद रखना, ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की, जिसका एम क्या है, इसका एम है पूरे भारत में शांति को बढ़ावा देना, शांति को प्रमोट करना, उसकी सारे जितने भी देश हैं उनकी शांति को बनाए रखना, उसकी सुरक्षा करना इंटरनेशनल लेवल पे, और एजुकेशन और साइंस कल्चर इसका इंटरनेशनल लेवल पे क्या करना, प्रिवेंशन करना इसका एम है। इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है, पेरिस यानी पेरिस के फ्रांस में जो पेरिस है वहां पे इसका मुख्यालय है। और इसी के साथ अगर बात करें तो 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को की स्थापना हुई लंदन में, यूनाइटेड किंगडम में। और पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका कौन सा है, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। याद रखना, यूएनईएससी, जी हाँ, याद रखना, ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल, यूनेस्को। समझ में आ रही चीज। अब 4 नवंबर 1945, 74 साल पहले इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। याद रखिएगा, ये 16 नवंबर, याद रखना, तो 4 नवंबर 1945, 74 साल पहले इसकी स्थापना हुई थी, इसका फॉर्मेशन हुआ था। और ये स्थापित कब हुआ, 16 नवंबर को। ध्यान रखना, 2 तारीखें कंफ्यूज मत होना, थोड़ा सा मेरे को कंफ्यूज कर दिया था अभी। 4 नवंबर को इसका फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, गठन हुआ। और स्थापित कब हुई, ये पूरी तरह से स्थापना कब हो गई इसकी, स्थापना हो गई इसकी 16 नवंबर को। क्लियर। अब इसके जो हेड है, ऑर्डरी ओजोले जो है इसके हेड है। इसी के साथ अगर बात करें तो स्टेट, अगर फाउंडर स्टेट की अगर बात करें तो इंडिया, तुर्की, यूनाइटेड स्टेट, चाइना, ब्राजील, मेक्सिको और बहुत सारे सिटी जो देश हैं वो उन्होंने मिलके इसकी स्थापना करी। अब बात आती है यूनिसेफ की, ध्यान से समझिएगा यूनिसेफ को। यूनिसेफ क्या है, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। याद रखना, यूनिसेफ का पूरा नाम नोट डाउन कर लीजिएगा। यूनिसेफ के बारे में अगर हम चर्चा करें तो इसका हेडक्वार्टर
नई दिल्ली, न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट में है। और हेड इसके कौन है? हेनरिटा एच फोरे। फाउंड कब हुआ ये? 11 दिसंबर 1946 को न्यूयॉर्क में बना ये, न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट। और पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन इसके कौन कौन से है? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमी एंड सोशल काउंसिल। ठीक है, ये इसकी फादर जो है, पेरेंट कंपनी, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये बोल सकते हैं हम इसकी। इसी के साथ देखिएगा, इससे प्रश्न बनते हैं। यूनेस्को, मैंने अभी आप लोगों को बताया, यूनेस्को और यूनिसेफ। ठीक है, यूनिसेफ ये फुल फॉर्म के साथ इसकी डिटेल जितनी मैंने बताई वो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, और नोट डाउन कर लीजिएगा, इसका अच्छा रहेगा। चलिए, एक और न्यूज है, अब आगे आती है आपके सामने। यहाँ पे क्या हुआ देखो, बांग्लादेश लॉन्चेस कैंपेन अगेंस्ट फेक इंफॉर्मेशन ह्यूमर। बांग्लादेश ने फर्जी जो सूचना होती है ना, उनकी अफवाहों के खिलाफ, जो फर्जी सूचनाओं की जो अफवाहें फैलती है, उन अफवाहों को रोकने के लिए क्या किया? एक अभियान चलाया। अब इस अभियान का उद्देश्य क्या है? ध्यान से समझिएगा सभी लोग कि यार देखो, बांग्लादेश सरकार ने सोशल मीडिया पर जितनी भी फर्जी सूचना और अफवाहें फैलाने से लड़ने के लिए एक असोल चीनी, याद रखना, असोल चीनी, क्या नाम बताया? असोल चीनी, छपा हुआ ही बता देता हूं मैं आप लोगों को। असोल चीनी जो नाम का एक अभियान जो है वो चालू किया। देखिएगा, क्या नाम का? असोल चीनी। ये असोल चीनी या रियल शुगर, याद रखना, रियल शुगर या असोल चीनी नाम से एक अभियान शुरू किया है। और ये ऑनलाइन मीडिया पर फर्जी सूचना और जितनी भी अफवाहें होती हैं उनके बवंडर में सच्चाई का पता लगाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। और इसी के साथ यह सामाजिक अशांति और संपत्ति और जीवन की जो हानि है उसका कारण भी बन सकता है, और बना है, बहुत बार बना भी है, ऐसा हुआ है। परियोजना का जो उद्देश्य है वो क्या है? कि जितनी भी अफवाहें हैं और जो फर्जी सूचनाएं हैं उनको फैलने से रोकना अल्टीमेटली एम है। अब अभियान का उद्देश्य नकली सूचना और अफवाहों को फैलने से अफवाहों को रोकने के लिए एक डिजिटल साक्षरता बनाना। और इसी के साथ अगर बात करें तो यार देखो, यहां पे ऑनलाइन मीडिया पर पूरी तरह से अगर रोकथाम देखें, और इस उद्देश्य के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म Durbar21.org, याद रखना, Durbar21.org जो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है वो बनाया गया। और डिजिटली, याद रखना, यहां पे देखो डिजिटल साक्षरता की बात करी है, तो डिजिटल साक्षरता के थ्रू इस चीज को रोकी जा सकती है। वैसे थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि ये फर्जी सूचनाओं और अफवाहों को फैलना डिजिटली और मीडिया के थ्रू किसी भी तरह से इन अफवाहों को फैलने से रोकना थोड़ा सा मुश्किल है, पर डिजिटल अवेयरनेस के थ्रू लोगों को समझाया जा सकता है, बताया जा सकता है। और इसीलिए इन्होंने प्लेटफॉर्म जो Durbar21.org जो है डिजिटल एक प्लेटफॉर्म वो बनाया। अब इसी के साथ देखते हैं हम थोड़ा सा बांग्लादेश के बारे में चर्चा कर लें। नक्शे के माध्यम से ही बांग्लादेश के बारे में थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। यहाँ पे देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे बीच में सेंटर में बांग्लादेश, और यहाँ पे ढाका दिख रहा है। यार ढाका का बांग्लादेश से क्या रिलेशन है? ढाका बांग्लादेश की राजधानी कौन सी है? बिल्कुल ढाका ही तो है यार, बांग्लादेश। इसके अगर उत्तर में जाते हैं हम तो भूटान है। अगर उत्तर पश्चिम में जाएं हम, उत्तर पश्चिम देखिएगा, उत्तर पश्चिम की जो बॉर्डर लग रही है इसकी वो नेपाल की है। और यहीं पे अगर ईस्ट की बात करें तो ईस्ट की साइड में, बांग्लादेश के ईस्ट में इंडिया, जी हाँ यहाँ पे दिख रहा होगा। इधर की बात करें तो यहां भी इंडिया है, मतलब दक्षिण उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम की बात, दक्षिण पूर्व की बात करें, सॉरी पश्चिम की बात करें, दक्षिण पूर्व की बात करें तो इंडिया यहाँ पे। और बे ऑफ बंगाल कहां पे है? साउथ में, याद रखिएगा, साउथ में। और उत्तर में कौन है? भूटान है। ये नक्शे के माध्यम से अगर चीजों को समझेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और यहाँ इसकी जो राजधानी है, जो कैपिटल है, वो ढाका है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, देखिए क्या है कि प्रधानमंत्री बांग्लादेश की शेख हसीना जी है, राष्ट्रपति यहाँ के अब्दुल हामिद है, और अध्यक्ष यहाँ के अब्दुल हामिद है, शेख हसीना, और अध्यक्ष भी हम बोल सकते हैं यहाँ पे अब्दुल हामिद। चलिए इसी के साथ हम देखते हैं एंथेम क्या है। बहुत अच्छी बात है, देखो मैं जब बना रहा था ना न्यूज और देख रहा था तब मेरे को अच्छा लगा, तो मैंने कहा बच्चों को ये चीज बतानी चाहिए, तो इसलिए बताने के लिए मैं लेके आया हूं यहाँ पे।
क्या लाया हूं? अमर सोनर बंगला। याद रखना, क्या? अमर सोनर बंगला बंगाली में बोला है माई गोल्डन बंगाल। जी हां, मेरा सोने का बंगाल, मेरा सोने का बंगाल या सोने सा बंगाल, ये इसका एंथम है यहां पे। और बांग्लादेश जो की अगर बात करें हम, तो बंगाल की खाड़ी, ध्यान से समझिएगा, बंगाल की खाड़ी पर भारत के पूर्व में एक दक्षिण एशियाई देश है। याद रखना, क्या? एशिया के दक्षिण में है, तो दक्षिण एशियाई है, जो हरे भरे, हरियाली और कई जल मार्ग के द्वारा चिन्हित देश है। इसकी पद्मा, याद रखना, बांग्लादेश की पद्मा, यानी कि हमारे देश की बात करें तो गंगा, मेघना और जमुना नदियां उपजाऊ मैदान बनाती है और नाव से यात्रा आम बात है यहां पे। दक्षिण तट पर सुंदरबन, पूर्वी भारत के साथ साथ साझा एक विशाल मैंग्रोव जंगल शाही बंगाल बाघ का घर भी है यहां पे। बच्चों बताओ कि क्या ये पैटर्न सही लगा? नक्शे के माध्यम से अगर हम देखेंगे तो ज्यादा चीजें हमको क्लियर होगी, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो अब जो नेक्स्ट टू द आगे पॉइंट पे हम जो भी स्टेट पढ़ेंगे, जो भी देश पढ़ेंगे, जो भी ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे, उस ऑर्गेनाइजेशन का चित्र आपके दिमाग में बिठाने के लिए उसका एकदम सॉलिड सा चित्र लेके आऊंगा मैं, ताकि उस चित्र के माध्यम से ही आपको वो ऑर्गेनाइजेशन याद हो जाए, वो देश के नक्शे से आपको देश के आसपास की चीजें पता चल जाए। और राज्य की भी अगर बात करें तो राज्य भी हम इसी तरह से पढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यार देखो अल्टीमेटली बात ये आती है कि हम बहुत सारा पढ़ लेते हैं, बहुत सारी चीजें देख लेते हैं, बट यार अल्टीमेटली कहीं ना कहीं हमारा ध्यान जाना चाहिए और हमारा ध्यान उस तरफ खींचता भी है कि यार चीजें हम पढ़ तो रहे हैं, क्या ये चीजें इतनी याद रहेगी हमको? अगर ऐसा ऐसा सारी चीजें जो पढ़ी हुई है वो याद रहती, तो यार 2010 में, 20 में, 15 में, 16 में, 17 में क्या हुआ था वो भी हमको याद होता, तो आज वो इतिहास बन चुका और हमारे इतिहास में काम आ जाता वो, ठीक है। बट ऐसा होता नहीं है एक्चुअल में। करंट अफेयर भी आज हम इसलिए पढ़ रहे हैं और रोजाना हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि यार ये एक न्यूज का पैटर्न और एक न्यूज का फॉर्मेट बन जाए, ताकि हमको रोज की दिन दुनिया की खबर मिल जाए। इसके साथ साथ छोटी छोटी जनरल नॉलेज की बातें हमको पता चल जाए, जो हमको आगे लंबे समय तक चीजें जो है वो ध्यान में रहे, ठीक है। चलिए इसी के साथ अगर बात करें हम आगे की, तो अगला मोती है प्रथम भारत फ्रांस ऑस्ट्रेलिया। भारत, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया की एक त्रिपक्षीय वार्ता वर्चुअली आयोजित की गई। फर्स्ट इंडिया फ्रांस ऑस्ट्रेलिया ट्राइलेटरल डायलॉग हेल्ड वर्चुअली एक वार्ता हुई। और याद रखिएगा कि ये कहीं ना कहीं चीन को, यार देखो जहां पे चीन अपनी बदमाशी से बाज नहीं आ रहा है, वहां पे अगर ये देशों का, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस का, भारत को सपोर्ट मिला है, याद रखना हमारी जो ताकत है वो बड़ी है। कहीं ना कहीं सहयोगी देश और जो बड़े देश हैं अगर वो हमारे साथ खड़े हैं, और क्यों ना होंगे यार, हमारी गलती क्या है? जबरदस्ती छेड़खानी कर रहा है चाइना वहां पे बॉर्डर पे, तो यार वो जो चीजें कर रहा है ना चाइना, जो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा, तो धीरे धीरे सभी कंट्री, जो सच के साथ तो सब होता है, आज नहीं तो कल होता है, बट होता है, याद रखिएगा। आज हो सकता है गलतफहमी में कोई देश साथ नहीं हो, पर आज नहीं तो कल होता है, सच के साथ हमेशा सब होता है, अच्छा होता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। आदर्श वाक्य भी बना सकते हैं इसको, आज का कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब ये भारत फ्रांस का ऑस्ट्रेलिया की जो एक त्रिपक्षीय वार्ता वर्चुअली आयोजित किया गया ना, इसका बातचीत का फोकस क्या है कि भारत प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर इसका फोकस था एक्चुअल में, ठीक है। ये जो वार्ता हुई इसका फोकस किस पे था? जो भारत और फ्रांस है, याद रखना भारत फ्रांस ऑस्ट्रेलिया जो वार्ता है उसका उद्देश्य क्या है कि यार फोकस भारत प्रशांत क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाने पर इसका फोकस था इस वार्ता का। अब अगर बात करें तो परिणामोन्मुखी बैठक, परिणामोन्मुखी मतलब जिसका कोई परिणाम निकल सकता हो, वो बैठक एक मजबूत द्विपक्षीय संबंधों के निर्माण के उद्देश्य से आयोजित की गई थी, जो तीनों देश एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। तीनों पक्षों ने वार्षिक आधार पर बातचीत आयोजित करने पर पूरी तरह से सहमति व्यक्त की है। और इसी के साथ अगर चर्चा में देखें हम और चीजों को समझें यहाँ पे, तो यार
ये तीनों पक्ष जो है एक विशेष रूप से अगर बात करें तो कोविड-19, याद रखिएगा, दिमाग में बिठाना कि यार ये जो कोविड-19 महामारी है ना, इस महामारी से और घरेलू जितनी भी प्रतिक्रिया है, जितनी भी चीजें, तकलीफ देखो, संघर्ष देख लो किसी भी देश का इस महामारी में, इस महामारी के संघर्ष की बात करें, अगर घरेलू प्रतिक्रियाओं की बात करें, तो भारत प्रशांत में आर्थिक और जो भूस्थितिक चुनौतियां हैं उनके सहयोग पर पूरी तरह से चर्चा करना अल्टीमेटली मकसद है। और मरीन ग्लोबल कॉमन्स पर सहयोग और जो त्रिपक्षीय और क्षेत्रीय स्तर पर पूरा व्यवहारिक जो सहयोग है उसके लिए जितने भी संभावित क्षेत्र हैं उन पर चर्चा की गई इसमें। और आसियान, ORA, IORA, याद रखिएगा, IORA और आसियान, याद रखिएगा, फुल फॉर्म देख लीजिएगा, इसका देख लीजिए, सा मतलब कि कमेंट सेक्शन में बताना है आपको, मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि एक्चुअल में मेरे को दिमाग में आ नहीं रहा है, मैं इस वर्ड लेटर को देख नहीं पाया हूं इसका फुल फॉर्म, बट कोई बात नहीं, बता दूंगा मैं, चिंता नहीं करो। हिंद महासागर आयोग जैसे जितने भी क्षेत्रीय संगठन है उन पर ध्यान आकर्षित करना और वहां का जितना भी संघर्ष है उसको मिनिमाइज करना या कम करना अल्टीमेटली वार्ता। अब ये वार्ता से एक और बेनिफिट भारत को क्या मिल गया कि यार जो चाइना की छेड़खानी, चाइना जो ना छटपटा गया एक्चुअल में, ये जो बैठक हुई ना, आप अगर न्यूज अच्छे से देखेंगे तो चाइना की छेड़खानी को देखते हुए और जितनी भी हरकतें चाइना कर रहा है ना, उस हरकतों के खिलाफ जो सपोर्ट में इंडिया के आए हैं ये देश, कहीं ना कहीं सपोर्ट मिला है। और यहाँ पे अभी संघाई का भी जो सम्मेलन हुआ था, वर्चुअली बैठक हुई थी, उसकी भी वो भी न्यूज शायद रह गई है, मैं बता नहीं पाया आप लोगों को, वो भी बता दूंगा मैं। चलिए इसी के साथ हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब तेलंगाना की जो हरियाणा सरकार है, याद रखिएगा, तेलंगाना हरियाणा, याद रखना, तेलंगाना हरियाणा राज्य है, उन्होंने एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत वन नेशन, याद रखना, क्या, एक भारत श्रेष्ठ भारत, ठीक है, ये कार्यक्रम के तहत एक एक्टिविटी की उन्होंने, किसने, हरियाणा और तेलंगाना जो राज्य है उन्होंने भारत श्रेष्ठ एक भारत श्रेष्ठ भारत, याद रखिएगा, इसी के तहत एक एक्टिविटी करी। अब एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत क्या किया उन्होंने, थोड़ा सा बताता हूं मैं आप लोगों को। चलिए यहां पे इसके तहत क्या हुआ कि एक्टिविटी में भारत जो हरियाणा है, हरियाणा और जो तेलंगाना राज्य है, पूरी किसी हद तक अगर बात करें तो जितनी भी कला, भाषा, संस्कृति के बारे में इस एक्टिविटी में उन्होंने सीखा है। और तेलंगाना और हरियाणा की जो राज्य हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत बहुत सारी गतिविधियां की। और पिछले कुछ वर्षों के दौरान अगर थोड़ी सी ध्यान में लाएं बात हम यहाँ पे, तो पिछले कुछ वर्षों के दौरान इस उद्देश्य को बहुत ज्यादा हद तक, काफी हद तक हासिल भी किया है कि अपनी जितनी भी गतिविधियां हैं उनको, यानी कि कला, भाषा, संस्कृति, उनको साझा करें, एक दूसरे की कला, संस्कृति और भाषा को सीखें। अल्टीमेटली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2015 में शुरू किया गया इस कार्यक्रम में दोनों राज्यों को एक राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ावा देने के लिए और एक दूसरे की जो भाषा है उसको, कला को, संस्कृति को, साहित्य को जानने और एक दूसरे के जीवन के तरीके के बारे में जानने के लिए एक आदर्श मंच जो है वो प्रदान किया गया इस एक्टिविटी के लिए। क्या, एक भारत श्रेष्ठ भारत में, याद रखिएगा, ये एक्टिविटी में ये सारी चीजें यहां पे साझा हुई। चलिए इसी के साथ अगर बात करें तो अगला मोती है, थोड़ा सा जल्दी चलना पड़ेगा हमको क्योंकि 10 प्रश्न भी करना है। कर्नाटक के जो सीएम है, चीफ मिनिस्टर येदियुरप्पा, उन्होंने क्या नाम है, येदियुरप्पा ने वीर सावरकर फ्लाईओवर का उद्घाटन किया। कहां पे किया, कर्नाटक के सीएम ने। अब यहां पे देखो जो विपक्ष है उस विपक्ष के विरोध के दौरान भी विपक्ष ने विरोध किया, बहुत सारा विरोध प्रदर्शन भी हुआ, फिर भी उसके बाद भी कांग्रेस और जेडी जो विपक्ष पार्टी है, जो अपोजिट पार्टी है, उन्होंने विरोध किया। उसके बावजूद भी कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री है बीएस येदियुरप्पा, उन्होंने वीर सावरकर के नाम पर
येलहंका में एक फ्लाईओवर का उद्घाटन और नामकरण जो है वो कर दिया। ठीक है, बहुत न्यूज में आया था ये, अभी एक दिन पहले की, 2 दिन पहले की ही न्यूज है यहाँ पे। इस साल 28 मई की बात करें तो इस साल 28 मई को येदुरप्पा द्वारा सावरकर की जयंती पर 400 मीटर के फ्लाईओवर का अनावरण करने का कार्यक्रम तय किया गया था, लेकिन बृहत बेंगलोर महानगर पालिका बीबीएमपी ने कोविड-19 लॉकडाउन का हवाला देते हुए यह समारोह का अंतिम क्षण में कैंसिल कर दिया था। देखिए, ये जो हुआ है ना, अभी 1-2 दिन पहले ही हुआ है, और ये जो अनावरण हुआ ये 28 मई को ही होने वाला था, पर वहां की जो नगर पालिका है बेंगलोर की, उसने कोविड-19 कोरोना वायरस का हवाला देते हुए इसको एंड टाइम पे क्या कर दिया था, कैंसिल कर दिया था। ठीक है, अब येलहंका न्यू टाउन में, याद रखना, उत्तरी बेंगलोर में विद्यारण्यपुरा जो है, विद्यारण्यपुरा यहां पे लिखा हुआ है, ये जो विद्यारण्यपुरा है ना, इसके क्षेत्र से जोड़ने वाले मेजर संदीप उन्नी कृष्णन रोड पर सितंबर 2017 में फ्लाईओवर के निर्माण की परियोजना जो है वो शुरू हुई थी और उसका अनावरण कर दिया है। कांग्रेस और जेडी ने विरोध भी किया था, वहां पे विरोध प्रदर्शन भी हुआ था, उसके बाद भी वहां के जो मुख्यमंत्री हैं, सीएम हैं, उन्होंने इसका अनावरण कर दिया। चलिए, इसी के साथ हम देखते हैं यहां पे आगे ईपीएफओ की बात करें आगे हम, तो ईपीएफओ 2019-20 के दौरान 8.5% ब्याज देने का उन्होंने फैसला किया। याद रखिएगा, क्या चीज देखना यहां पे, ईपीएफओ की बात करें तो द लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट संतोष कुमार गंगवार जो चेयर्ड द 227वें नंबर की मीटिंग सेंट्रल बोर्ड ऑफ टूरिस्ट ऑफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। याद रखना, ईपीएफओ, जी हां, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, ईपीएफ, याद रखना, पीएफ जो हम बोलते हैं ना, ईपीएफओ। अब इन व्यू ऑफ द एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस arising out of COVID-19, the central board has recommended the same interest rate at 8.50% to the central government। याद रखना, ध्यान रखना, नोट डाउन कर लेना है ना। श्रम और रोजगार मंत्री कौन है? श्रम और रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार, नोट कर लेना इसको। उन्होंने कर्मचारी भविष्य निधि के केंद्रीय न्यासी बोर्ड की 227वीं बैठक की अध्यक्षता की और इस बैठक में कोविड-19 से उत्पन्न जितने भी असाधारण जो परिस्थितियां बनी हैं उनके मद्देनजर जो केंद्रीय बोर्ड ने क्या किया कि केंद्र सरकार के 8.5% का जो समान ब्याज दर है उसकी सिफारिश करी है और इसमें डेट इनकम से 8.25% और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड की बिक्री से 0.35% कैपिटल गेन का बैलेंस होगा और जो ईटीएफ है इस साल 31 दिसंबर तक उनके रिडेम्पशन हो है उसके अधीन हो जाएगा पूरी तरह से। चलिए, अगला मोती है यहाँ पे, थोड़ा सा जल्दी चल रहे हैं। एसबीआई ने जैविक कपास उत्पादों के लिए ऋण उत्पाद जो सफल, याद रखना, वो लॉन्च करने की योजना बनाई है। इसके पीछे का उद्देश्य क्या है कि जो भारत की सबसे बड़ी बैंक, याद रखना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेकंड नंबर पे आती है पंजाब नेशनल बैंक, इसका सफल लॉन्च, याद रखिएगा, एक ऋण उत्पाद जो सफल है वो लॉन्च किया, योजना है। और उत्पाद सुरक्षित और तेज कृषि, याद रखना, सेफ एंड फास्ट एग्रीकल्चर लोन सफल, मुख्य रूप से जो जैविक कपास है उसका उत्पादन, उसके उत्पादक पर केंद्रित है और जिसका कोई क्रेडिट इतिहास नहीं है उन लोगों को जो है पूरी तरह से लोन जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। अब एसबीआई इस उद्देश्य के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, और जो मशीन लर्निंग है उसका उपयोग करेगा इस लोन को देने के लिए। याद रखिएगा, दिमाग में बिठा लीजिएगा। एक सेकेंड, थोड़ा सा मेरे को बताना पड़ेगा आपको एसबीआई के बारे में। हाँ, एसबीआई जो है 1 जुलाई 1955 को इसकी स्थापना हुई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बहुत जरूरी है, याद रखिएगा, एसबीआई कब हुई? 1 जून 1955, नोट कर लीजिएगा, 1 जुलाई 1955। 1 जुलाई 1955 को इसकी स्थापना हुई, 1 जुलाई 1955 को एसबीआई की स्थापना हुई। और इसी के साथ अगर बात करें तो रजनीश कुमार ने इसकी अध्यक्षता की थी, याद रखिए,
रजनीश कुमार ने अध्यक्षता की, काय की अध्यक्षता की, ये जो योजना बनी ना लॉन्च करने की योजना, उसमें। और मुंबई इसका क्या है, मुख्यालय है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में जानकारी मोर देन सफिशिएंट है। अब बैंक ऑफ बड़ौदा की अगर बात करें हम, आईबीए द्वारा जारी ईज 2.0 इंडेक्स में सबसे ऊपर कौन, बैंक ऑफ बड़ौदा टॉप्ड द ईज बैंकिंग रिफॉर्म इंडेक्स 2.0। अंग्रेजी में आने से फायदा यह है बच्चों कि बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जो हम शुद्ध हिंदी में नहीं समझ पाते हैं। चाहे हमारी तैयारी हिंदी मीडियम में चल रही हो, फिर भी हिंदी अगर ऐसे बोला जाए तो दुनिया की सबसे आसान भाषा कौन सी है, इस दुनिया की सबसे इजी लैंग्वेज कौन सी है, कोई बताएगा मुझे? सबसे आसान लैंग्वेज है अंग्रेजी, ठीक है। और टफ में देखा जाए तो संस्कृत है, और उससे ऊपर आए हम तो हिंदी है। एक्चुअल में हम हिंदी भाषी हैं, हमारी जो मातृभाषा है वो भी हिंदी है। फिर भी कहीं ना कहीं एजुकेशन सेक्टर में और एजुकेशन में हम आए, जब से पढ़ना चालू किया, तो बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो हमको सिर्फ इंग्लिश में ही समझ में आते हैं एक्चुअल में, और हम हिंदी में अगर वो आ जाए ना शुद्ध में, तो हमको आते हुए भी हम उनको समझ नहीं पाते हैं। इसलिए हमने ये ट्रेंड को थोड़ा सा चेंज किया। अब और थोड़ा अच्छा लगेगा आपको, और पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगी, चिंता नहीं करें। तो भारतीय बैंकिंग संघ जो है, याद रखना, इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन द्वारा जो ईज एनहांस किया, क्या एनहांस किया गया, एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस, याद रखना, एनहांस एक्सेस एंड सर्विस सुधार सूचकांक तैयार किया गया। इस सूचकांक में 6 विषय पर आधारित 120 से अधिक उद्देश्य मैट्रिक्स पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के प्रदर्शन को पूरी तरह से ये मापता है। याद रखना क्या है, एनहांस एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस, याद रखना, एनहांस एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस इस ईज का फुल फॉर्म है। ये जो रैंकिंग जारी हुई है इसके तहत अगर बात करें हम, तो अब बैंक ऑफ बड़ौदा ने इसमें क्या किया, इंडेक्स में सबसे ऊपर है कौन सा, बैंक ऑफ बड़ौदा। आईबीए द्वारा जारी किया जाता है ये ईज जो 2.0 इंडेक्स है, ये किसके द्वारा जारी किया गया, ये जो जारी किया गया बैंकिंग रिफॉर्म्स, यहां पे अगर बात करें आईबीए, उसके द्वारा, भारतीय बैंकिंग जो संघ है, इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन है, उसके द्वारा ये इंडेक्स जारी किया जाता है। और ये 2.0 जारी किया, तो इसमें टॉप पे जो बैंक आया है वो टॉप पे रहने वाला बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा। चलिए, इसी के साथ हम देखते हैं, अनिल जैन जी जो है वो टेनिस एसोसिएशन के अध्यक्ष बन गए हैं। यहां पे देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान से देखना, टेनिस एसोसिएशन प्रेसिडेंट के पद पर अध्यक्ष जो है वो बन गए कौन, अनिल जैन। नाम याद रखिएगा, द ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन AITA, पूरा नाम याद रखना। इलेक्टेड बीजेपी राज्यसभा मेंबर अनिल जैन एज इट्स न्यू प्रेसिडेंट। अनिल जैन जी जो है विल रिप्लेस प्रवीण महाजन एज ए AITA प्रेसिडेंट। ये न्यूज हमारी शायद हो चुकी है, रिपीट हो रही है ना, बिल्कुल। हमको ऐसा लगा कि ऐसी कोई न्यूज छूट गई है इसलिए, बट फिर भी कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा पैटर्न चेंज करके हम लाए हैं इसको। तो ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन AITA ने भाजपा के राज्यसभा सदस्य अनिल जैन को अपना नया अध्यक्ष चुना। इसी के साथ अनिल जैन AITA अध्यक्ष के रूप में प्रवीण महाजन का स्थान लेंगे। और इसके अलावा नई दिल्ली में राष्ट्रीय महासंघ की जो वार्षिक आम बैठक है उसके दौरान अनिल धूपर को महासचिव जो है चुना गया। ये न्यूज डेफिनेटली हमारी जो है हो गई है। अब आते हैं आपके 10 प्रश्न। अब एक महत्वपूर्ण बात सभी बच्चे सुन लीजिए, आज के जो 10 प्रश्न हैं वो मेरे पास है, पर टाइम का अभाव और इतना रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा, इस कारण से आज के जो 10 क्वेश्चन है वो 10 क्वेश्चन भी हम कल करेंगे। और आप सभी को पता है कि जो संडे की क्लास होती है, जो रविवार की क्लास होती है, वो पूरी रिवीजन की क्लास होती है, साप्ताहिक करंट अफेयर होता है वो। तो पूरी तरह से पूरे सप्ताह का, यानी कि ये मान के चले
कि रविवार से लगा के शनिवार तक का जितना भी करंट अफेयर पढ़ा है हमने 7 दिन का 6 दिन का, वो पूरा का पूरा कवर होता है इसमें। ये 7 दिन का जो करंट अफेयर है, ये 7 दिन का करंट अफेयर क्वेश्चन के माध्यम से पूरा डिटेल में मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो सारी चीजें ध्यान से समझते हुए देखते हुए, प्रश्न भी हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में रहेंगे, और कल एकदम क्विक रिवीजन, और वो क्लास मैक्सिमम 100 मिनट तक भी जा सकती है अगर हमने ज्यादा डिटेल पढ़ा। और देखो, डिटेल से घबराओ मत आप, समय अगर देने आए हो तो आधे घंटे की जगह 40 मिनट और 45 मिनट भी दे दोगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा ज्यादा, ऐसा कोई पट्टा घाट नहीं हो जाएगा। याद रखिए, पट्टा घाट बोलते हैं, तो वो कोई नुकसान नहीं हो जाएगा, कंपनी घाटे में नहीं चली जाएगी। बट जो चीजें आप डिटेल में पढ़ने से समझेंगे और जो दिमाग में बैठेगी ना, वो बहुत ज्यादा मायना रखेगी, क्योंकि अल्टीमेटली हमें हमारे दिमाग के ऊपर विश्वास करना होगा, और दिमाग पे विश्वास करने के लिए इस दिमाग को वो चीजें सिखानी पड़ेगी जो एक्चुअल में ये समझता है, वो लैंग्वेज बतानी पड़ेगी, इसके साथ वो क्रियाएं करनी पड़ेगी हमको जो इसकी एक्चुअल इसकी क्रियाएं हैं, ठीक है। बाकी तो क्या है, मन है, इधर गया उधर गया, उछलता कूदता रहता है मन, तो मन को बिल्कुल कंट्रोल में रखें, इसको वही दें जो यार ये समझ सकता है। किसी व्यक्ति को यार बात करें कि जो व्यक्ति गाना गा सकता है उसको बोले कि चल चौका छक्का लगा, तो पॉसिबल नहीं होता है। एक्चुअल में आप जो कर रहे हैं, आप जो करते हैं, आप जिस चीज में माहिर है उसमें ही अपना बेहतर करने की कोशिश करें। ऐसा नहीं, देखो सचिन तेंदुलकर पहली बार जब क्रिकेट खेलने आया होगा और वहां ग्राउंड में उसकी नाक पर लग गई थी, पहला ही मैच था, और सिद्धू थे सामने, और क्या वो बॉलर था यार जिसकी स्पीड बहुत ज्यादा थी बॉलिंग करने की, उसने बॉल किया, सीधे नाक से टकराया और नाक से खून की धार बाहर निकल गई, पहला ही मैच था उसका। तो यार टेस्ट मैच था वो, तो सचिन तेंदुलकर अगर उस दिन सोच लेता है यार ये क्रिकेट विकेट अपने बस की बात नहीं है यार, एक काम करते हैं, लता मंगेशकर जी का बहुत नाम चल रहा है तो अपन एक काम करते हैं, अपन भी गाना गाते हैं। अमिताभ बच्चन अगर सोच लेता है कि यार मैं भी क्रिकेट खेलता हूं, या लता मंगेशकर सोच लेती, स्टार्टिंग में सभी को तकलीफें आई, अमिताभ बच्चन की लाइफ में कोई कम संघर्ष नहीं रहा है। बिल्कुल, देखो 20 साल का करियर में 20 साल लग गए उनको स्टार बनने में, और जब वो सुपर स्टार बने तो सिर्फ 2 साल में। मोहब्बतें मूवी आई थी, मोहब्बतें मूवी के बाद और कौन बनेगा करोड़पति से वो सुपर स्टार बन गए। तो यार संघर्ष, अब उस टाइम वो सोच लेते कि यार काश मैं भी क्रिकेटर होता तो बढ़िया धोनी के साथ खेल रहा होता और विज्ञापन कर रहा होता, मजे आ जाते। करना कुछ नहीं होता, कोई रिस्क नहीं होती, बस मारना। तो ऐसा नहीं होता है यार, देखो सबकी अपनी अपनी फील्ड होती है और सबका अपना अपना दिमाग, तो ऐसे ही दिमाग भी जिस तरह से समझता है वैसे ही आप समझाओ, बाकी तो सब बढ़िया है, अच्छा ही होगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच, और लाइक शेयर ज्यादा से ज्यादा कर दें। लाइव नहीं थी क्लास आज की, और नेक्स्ट क्लास लाइव रहेगी, कल की क्लास, ऐसी कोई समस्या नहीं है। शाम को 6 बजे भी क्लास होगी। यहाँ पे ये हमारे सामने 15 प्रश्न थे, बट हम नहीं कर पाए, कल ही हम इन प्रश्नों को करेंगे। और इसी के साथ बता दूं कि जिन बच्चों ने अभी तक अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है, वो अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल कर लें। इसको इंस्टॉल करने के बाद अपना गोल सिलेक्ट कर लें। गोल सिलेक्ट करने के बाद सब्सक्रिप्शन में जाएं। कोई से भी सब्सक्रिप्शन के लिए आप SJ Live जो कोड है उस कोड का यूज करें, इससे आपको 10% डिस्काउंट के साथ नोट्स, PDF, टॉप एजुकेटर ऑल ओवर अगर बात करें तो सभी चीजें एक साथ एक बार में एक प्लेटफॉर्म पे, मल्टीपल सेशंस, मल्टीपल लाइव क्लासेस, और इसी के साथ मल्टीपल एक्सेस, मल्टीपल टाइम के लिए एक्सेस कर पाएंगे सारी क्लासों को। एक क्लास को 50 बार देख डालो ना, जब तक समझ नहीं आए, सारी चीजें मिलेगी, बट उसके लिए सब्सक्रिप्शन चाहिए, आपको करना पड़ेगा। 1 ईयर अगर आप करते हैं MPPSC और व्यापम का, तो कोई ज्यादा बड़ी बात भी नहीं है, उसमें भी चिंता नहीं करें। 1 ईयर 7000, SJ Live कोड 6300, सीधा सीधा 10% कम। 2 साल 84, SJ Live कोड अप्लाई किया यहाँ पे रेफरल कोड, और 84 से सीधा हो गया 7560। ठीक है, चलिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दे चैनल को भी। जी हाँ, थैंक यू वेरी मच। क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।